नमस्कार। आज हमारे सामने ना कुछ पन्ने हैं, किसी किताब के अंश लगते हैं जो एक श्रोता ने भेजे हैं। और ये राजस्थान की जो अलग अलग बोलियां हैं उन पर फोकस करते दिख रहे हैं। तो आज अपना मकसद यही है कि इन पन्नों से समझें कि राजस्थान में भाषाओं की मतलब बोलियों की कितनी रंगत है, कौन सी बोली कहाँ है, क्या खास बातें हैं जो ये स्रोत हमें बता रहे हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती ना। सही बात है। वो तो संस्कृति, इतिहास, पहचान सब कुछ दिखाती है। तो इन बोलियों को समझना एक तरह से राजस्थान की आत्मा को समझने जैसा है। क्या बात है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इन अंशों में क्या है। अच्छा, सबसे पहले नाम आता है मालवी बोली का। मालवी? स्रोत कह रहे हैं कि ये मालवा प्रदेश की है और राजस्थान में झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ इन जिलों में असर है इसका। और बड़ी कोमल और मधुर बताई गई है। हाँ, ये दिलचस्प है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि मालवी पर गुजराती और थोड़ा मराठी का भी असर दिखता है। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ पड़ोसी होने की बात नहीं, शायद वो पुराने जमाने के व्यापार और कल्चरल लेन देन का नतीजा है। शायद इसीलिए इतनी मिठास इसमें बताई गई है। हो सकता है, बिल्कुल। और इसकी दो उपबोलियां भी बताई हैं, निमाड़ी और रांगड़ी। रांगड़ी का नाम आगे भी है तो उस पर शायद और बात होगी। हाँ, वो थोड़ी अलग कहानी लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अगली है हाड़ौती। जाहिर है हाड़ौती क्षेत्र की कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। स्रोत इसे ढूंढाड़ी की उपबोली मानते हैं। और यहाँ भी देखिए फिर से वही बात, स्रोत बताते हैं कि इस पर भी गुजराती और मारवाड़ी का असर है। तो एक पैटर्न सा दिखता है ना, कि राजस्थान की बोलियां अकेली नहीं पनपी, आपस में और पड़ोसियों से काफी लेन देन रहा है, एक तरह का जैसे भाषाई संगम। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, स्रोत में बूंदी के एक बहुत मशहूर कवि हुए हैं, सूर्यमल मिश्रण, उनका जिक्र है। अच्छा, सूर्यमल मिश्रण का। हाँ। और कहा गया है कि उनकी कविताओं में, उनके रचनाओं में हाड़ौती का इस्तेमाल मिलता है। ये तो बड़ी बात है। मतलब ये बोलियां सिर्फ घर आंगन की भाषा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इनमें बाकायदा साहित्य रचा जा रहा था। कवियों ने अपनी मिट्टी की आवाज को कर्म से जिंदा रखा। सही कहा। ये सोच को तोड़ता है कि सिर्फ स्टैंडर्ड भाषा ही साहित्य के लायक होती है। ये स्रोत तो बता रहे हैं कि स्थानीय बोलियों की भी अपनी गहरी साहित्यिक जड़ें रही हैं। अच्छा, अब एक और बोली देखते हैं, अहीरवाटी। इसे राठी भी कहा गया है। हाँ, अहीरवाटी या राठी। स्रोत बताते हैं ये अलवर जिले की बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़ तहसील के कुछ इलाकों में और जयपुर जिले की कोटपुतुई तहसील के उत्तरी हिस्से में। और इसके नाम के पीछे की कहानी भी स्रोत में है। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, अहीरवाटी। हाँ, अहीर। हाँ, क्योंकि पुराने जमाने में इस इलाके में अहीर जाति के लोग ज्यादा रहते थे, तो उनके नाम पर अहीरवाटी। और वैसे ज्योग्राफिकली देखें तो राठी क्षेत्र कहलाता है, तो राठी भी कहते हैं। एक ही बोली के इतने नाम। हाँ, और विद्वानों ने भी अलग अलग नाम दिए। स्रोत में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और शंकर राव का जिक्र है। हाँ, मैंने देखा। उन्होंने इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा है। तो मतलब समय के साथ और अलग अलग नजरियों से नाम भी बदलते रहे हैं। दिलचस्प है। अब आते हैं रांगड़ी पर। इसका जिक्र पहले मालवी की उपबोली के तौर पर आया था। हाँ, मालवी की उपबोली। लेकिन यहाँ स्रोत एक अहम फर्क बता रहे हैं। वो कहते हैं कि रांगड़ी मुख्य रूप से राजपूतों की बोली है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, ये भी लिखा है कि ये मारवाड़ी और मालवी का मिक्सचर तो है, पर इसमें कर्कश शब्द ज्यादा है। हाँ, कर्कश। ये मालवी की जो कोमल और मधुर वाली बात थी, उससे तो एकदम उल्टा लगता है। एक ही जड़ से निकली दो बोलियां और मिजाज इतना अलग। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि कैसे कोई बोली किस समाज में, किस वर्ग में और किस मकसद से इस्तेमाल हो रही है, उससे उसका चरित्र भी बदल सकता है। मतलब शायद जैसे स्रोत इशारा कर रहे हैं, मालवी आमजन की मीठी बोली रही हो और रांगड़ी राजपूतों से जुड़ी होने के कारण शायद वीरता या थोड़े कड़क मिजाज वाली बातों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती हो, इसलिए उसमें कर्कश शब्द आ गए हों। ये तो समाज और भाषा के रिश्ते की बड़ी अच्छी मिसाल है। बिल्कुल, भाषा सिर्फ शब्द और व्याकरण नहीं है, वो समाज का आईना है। तो इन कुछ बोलियों को थोड़ा करीब से देखने के बाद स्रोत एक तरह से पूरा नजारा खोलते हैं। एक लंबी लिस्ट दी गई है इनमें। हाँ, वो लिस्ट देखकर तो लगता है कि हम तो बस शुरुआत ही कर रहे थे। सही कह रहे हैं। अरे बाप रे, ये सूची तो बहुत लंबी है। ये दिखाती है कि राजस्थान में कितनी ज्यादा बोलियां हैं और कहाँ-कहाँ फैली हैं। हाँ, वो लिस्ट वाकई काफी विस्तृत है। स्रोत उसमें कई और नाम गिनाते हैं, जैसे मेवाती का जिक्र है अलवर, भरतपुर के आसपास, फिर ढूंढाड़ी जो जयपुर के केंद्र की बोली है।
और मारवाड़ी का भी जिक्र है, जिसके तहत स्रोत कई और उप बोलियां बताते हैं। जैसे मेवाड़ी है उदयपुर चित्तौड़गढ़ तरफ की, शेखावाटी है सीकर झुंझुनू, फिर गोड़वाड़ी जालौर पाली और थली बीकानेर जैसलमेर वाली। ऐसा लगता है मारवाड़ी तो खुद ही एक बड़ा परिवार है बोलियों का। बिल्कुल, स्रोत तो यही तस्वीर पेश कर रहे हैं और लिस्ट चलती जाती है। नागरचौल है टोंक सवाई माधोपुर में, राजावाटी जयपुर के पूर्वी हिस्से में, किशनगढ़ी अजमेर के पास, चौरासी टोंक जयपुर में, तोरावाटी झुंझुनू सीकर में। कितने नाम हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि लगभग हर छोटे बड़े इलाके की अपनी एक पहचान रही है भाषा के मामले में। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन समुदायों की, उन जगहों की कहानी है जिन्होंने इन्हें सदियों तक बोला है, जिया है। ये तो गिनती ख़त्म ही नहीं हो रही। कांठेड़ी, ब्रज का प्रभाव वाली बोलियाँ, सोंदवाड़ी झालावाड़ में, देवड़ावाटी सिरोही की, धावड़ी उदयपुर की, धाटी बाड़मेर की, खेरड़ी भीलवाड़ा की, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की, जागरोती करौली की। हर नाम के पीछे एक अलग दुनिया। बिल्कुल सही कहा। इस लिस्ट का मकसद शायद सिर्फ नाम गिनाना नहीं, बल्कि ये एहसास कराना है कि राजस्थान में भाषाई समृद्धि कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। ये दिखाता है कि राजस्थान सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं है, बल्कि अनगिनत छोटी छोटी सांस्कृतिक और भाषाई धाराओं से मिलकर बना है। हर बोली अपने इलाके के रंग, वहाँ के लोगों के मिजाज को समेटे हुए है। तो इन अंशों से हमने जो समझा उसे अगर समेटें तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान सिर्फ किलों और रेगिस्तान का ही नहीं, बोलियों का भी खजाना है। सही। हमने मालवी की मिठास देखी और ये भी कि उस पर दूसरी भाषाओं का असर हो सकता है। हमने हाड़ौती में सूर्यमल मिश्रण के जरिए साहित्य की झलक देखी। जो कथित कर्कशता है उसे मालवी की मिठास के सामने रखकर एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखा। हाँ, और हमने ये भी नोट किया कि कैसे एक बड़ी बोली जैसे मारवाड़ी या ढूंढाड़ी, उसके अंदर और कई उपबोलियां पनपती हैं। ये भाषा के विकास का एक स्वाभाविक तरीका है। बिल्कुल। और ये भी कि बाहरी भाषाओं का असर कैसे स्थानीय बोलियों को नया रंग देता है। जैसे एक गुजराती, मराठी का जिक्र आया, और ग्रियर्सन जैसे विद्वानों का नाम ये याद दिलाता है कि इन बोलियों को समझने, उनका वर्गीकरण करने का काम भी कितना जरूरी रहा है। सही कहा। अब इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। वो इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं है, पर इन्हीं से जुड़ा है। बताइए। आज का जो जमाना है, जहां स्टैंडर्ड हिंदी है, अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है, टीवी, इंटरनेट, स्कूल, सब जगह भाषा एक जैसी होती जा रही है। तो ये जो इतनी सारी अनोखी क्षेत्रीय बोलियां हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, इनका भविष्य क्या है? ये तो बहुत अहम सवाल उठा दिया आपने। स्रोत हमें इनकी रिचेस, इनकी समृद्धि तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये अपनी पहचान बचा पाएंगी या धीरे धीरे बस मुख्य धारा की भाषा में घुल मिल जाएंगी? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ किताबों में रह जाएंगी या लोगों की जुबान पर जिंदा रहेंगी? और किसी भी इलाके की ये जो भाषाई विविधता है, उसे बचाना क्यों जरूरी है, कैसे बचाया जा सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंशों ने वाकई हमें राजस्थान की भाषाई दुनिया की एक छोटी सी पर बहुत ही दिलचस्प